आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक। During today's library class, spontaneous book talk. Dikshant Mali from class 6B is going to present the book whatever he borrowed from library. So let us explore the world through reading books. Over to Dikshant. Let us know how Dikshant he will narrate his book review. Dikshant, over to you. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम दीक्षांत माली, मैं कक्षा 6ठी का एक नियमित छात्र हूँ। मैं आपके सामने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ कही सुनी बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने इस बुक से पढ़ी है। सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे नेताजी का जन्म 1897 26 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस एक काफ़ी ही पढ़े लिखे यानी कि उनको अपनी पढ़ाई में काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वह इतने खेल में अच्छे नहीं थे पर वह पढ़ाई में काफ़ी ही अच्छे थे। उनको इतिहास की कोई रोचक बातों पर पढ़ना काफ़ी ही अच्छा लगता था। हमारे नेताजी का एक सपना था कि वह सपना था कि वह सारे इतिहास में जाकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाकर भारत को आज़ाद कराएं। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ एक हाई कोर्ट में वकील थे। उन्होंने 1905 में वकील लॉयर की एक हाई कोर्ट जो उनके मेंबर बने थे। इन 1905 में उनकी पत्नी प्रभा देवी काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी यानी कि काफ़ी ही प्रबल और शक्तिशाली महिला थी। और सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी यानी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े। प्रेसिडेंसी कॉलेज काफ़ी ही वहाँ का कोलकाता का काफ़ी ही शानदार कॉलेज था। वहाँ पर दो ग्रुप डिवाइड थे, एक जो गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चों का। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता अमीर थे पर उन्होंने दूसरा ग्रुप अपनाया गरीब लोगों का, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि गरीब लोग यानी भारतीयों का कैसा व्यवहार होता है अंग्रेजों के साथ। जब सुभाष चंद्र बोस जी दूसरे ग्रुप में आए और वहाँ पर एक एग्ज़ाम होने वाली थी, तो जब वो एग्ज़ाम में नियंत्रित बैठे तो वहाँ पर उनको बैठने भी नहीं दिया गया, उनको नीचे ज़मीन पर बिठाया गया। और इसी तरह के अमीर बच्चों को नई चेयरों के साथ उनके चेयर पर बिठाया गया। पर सुभाष चंद्र बोस को ये बातें बहुत ही बुरी लगी। वह चाहते थे कि हाँ, जितना हमारे साथ उनके साथ भी जितना ऐसा अच्छा व्यवहार होता है ऐसा हमारे साथ भी व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए हम सबको। इसी तरीके से एक भारतीय एक मंत्र लेकर आया, उनके जब पढ़ने के लिए वह मंत्र लेकर आया, गायत्री मंत्र। जब वहाँ के एक बर्लिन नामक अंग्रेज शिक्षक उस भारतीय लड़के को डांटने लगे कि अगर तुम चीटिंग कर रहे हो परीक्षा में, पर उस लड़के ने कहा कि ये गायत्री मंत्र है। उन्होंने उस गायत्री मंत्र को फाड़ा और उस बच्चे को काफ़ी मारा। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस को वह दुख सहमान नहीं हुआ और उन्होंने उस शिक्षक बर्लिन को चप्पलों से मारा। इसी तरह प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य महोदय ने जब उनको बुलाया और कहा कि तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है, तुमने एक शिक्षक को मारा है, बल्कि यह ऐसा नहीं हो सकता, शिक्षक को मारना अच्छा नहीं होता। तो सुभाष चंद्र बोला कि अगर तुम ऐसा करते हो हमारे भारतीय लोगों के साथ तो हम क्यों ना कर सके। जब प्रिंसिपल सर ने कहा कि हाँ तुमको मैं इस कॉलेज से निकाल देता हूँ, तो फिर सुभाष चंद्र ने भी हाँ कर दिया कि हाँ मुझे स्वीकार है, तुम मुझे निकाल दो। तो फिर उसके पिता जानकीनाथ काफ़ी गुस्सा थे सुभाष चंद्र बोस से। वह चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही एक वकील या फिर कोई बड़ा आदमी बने, पर सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी मित्रों की मदद से काफ़ी ही हिमालय या इनकी यात्रा में रोचक तरीके से वह जाकर
अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे। पर सुभाष चंद्र बोस जी को एक अलग ही कुछ सोच थी। वह चाहते थे कि मैं अंग्रेजों को इस तरीके का व्यवहार अपने भारतीय लोगों से ना करवाऊं। उनके पिता जानकीनाथ एक दिन अपने मित्र जारसिया हुसैन से मिले। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को लंदन में जाकर एक एग्जाम को पास करवा सकते हो, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा वकील या फिर कुछ अच्छा आदमी बन सकता है। ये सब जब उनके पिता ने सुना तो वह गए अपने बेटे के पास और कहा कि तुमको लंदन में जाकर अब एग्जाम पास करनी है, अगर तुमने पास कर ली तो तुम एक बड़े आदमी बनोगे। पर सुभाष चंद्र बोस जी को यह नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, मेरे को इसमें नहीं रोचक है। उनके मित्र ने उनसे कहा कि नेताजी, अगर सुभाष चंद्र बोस, अगर तुम वहाँ पर जाकर एग्जाम क्रैक करोगे तो तुमको काफ़ी अच्छा पुरस्कार मिलेगा और मैं तुमको एक चुनौती देता हूँ। और अंग्रेजों की चुनौती भी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले चुनौती दी थी कि अगर कोई भी भारतीय लंदन में जाकर एग्जाम को पास कर ले तो हम उसे 1 करोड़ का इनाम देंगे। अब सुभाष चंद्र बोस थे चुनौती लायक, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चुनौती का स्वीकार करता हूं, और वह गए लंदन में और उन्होंने उस एग्जाम को क्रैक भी कर लिया और वह पूरे लंदन में 4थे नंबर पे आए। और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक महान आदमी से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि तुमने काफ़ी ही अच्छा काम किया है। अगर तुमने ऐसा काम किया है कि अंग्रेजों के मुंह पर तुमने छप्पा मारा है। तो सुभाष चंद्र बोला कि मेरे को चुनौती काफ़ी ही अच्छी लगती है और मैंने उस चुनौती को पूरा किया। तो सुभाष चंद्र बोस जी एक काफ़ी ही अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि टैगोर जी, आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप भी कुछ बच्चों को ऐसा ही ज्ञान दीजिए कि ताकि वह भी इसी तरह से मेरी तरह ही लंदन में आकर चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी भारतीय की विशेषता बताए। सुभाष चंद्र बोस जी जब आ रहे थे तो वह काफ़ी ही खुश थे, पर उनके पिता ने कहा, बेटा मुझे आज से तुम पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी ही खुश थे, पर उनकी माता खुश नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरा बेटा अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को आज़ाद कराए। तो फिर उन्होंने, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माता से पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मैं नहीं खुश हूँ, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ कर सकते हो? तो सुभाष चंद्र जी ने बोला कि हाँ माता, आप बताइए। तो फिर माता ने बोला कि क्या तुम हिमालय जाकर वहाँ पर महादेव के मंदिर पर क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बोले, क्यों नहीं। वह जब 22 साल के थे उसी टाइम वह हिमालय पर्वत जाकर भी आ गए। उनकी माता बहुत ही खुश हुई, पर एक बात बहुत ही रोचक लगी कि वहाँ पर वो जो हिमालय में था वहाँ पर उनको एक और महान आदमी मिले, यानी हमारे महात्मा गांधी से उन्होंने थोड़ी बहुत बातें भी की और कहा कि क्या आप हमारे देश को आज़ाद कराने में कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शांति आंदोलन ही करूँगा। पर सुभाष चंद्र बोस जी को ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर इतनी ही शांति आंदोलन करते रहेंगे तो भारत कभी आज़ाद ही नहीं हो पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हमको कुछ और करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम अपने अलग रास्ते पर चल सकते हो। सुभाष चंद्र बोस जी अपने अलग रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल उतावले थे। उतावले के लिए उन्होंने वह एक संगठन को जोड़ते हैं, एक क्रांतिकारी संगठन को जोड़ते हैं, जिसमें वो पकड़ा जाते हैं और उनको जब जेल में डाला जाता है तो वह बहाना बनाने लगते हैं कि मेरा पेट दर्द है और मेरे को कुछ बीमारी है, तो अगर तुम मेरे को अपने परिवार वालों के साथ 2-3 दिन रहने दोगे तो मैं
मैं खुशी खुशी जेल में फिर से आ जाऊंगा। तो अंग्रेज ने हाँ भी कर दिया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को अपने घर पर भेज दिया। वह उनका प्लान था कि वह अफगानिस्तान से जाकर हिटलर से मिलकर कुछ योजना बनाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, और फिर वह जाकर वहाँ पर घर जाकर उन्होंने अपनी माता और अपने पिता सबको समझाया यह बात, और वहाँ पर कहकर बोला कि तुम ऐसा बताना अंग्रेजों को कि मैं संन्यास ले चुका हूँ। तो फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी अपने चचेरे भाई के साथ वहाँ पर अफगानिस्तान के जम्मू कश्मीर साइड चले गए। जम्मू कश्मीर साइड जाने में उनको काफ़ी ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पर उनको कश्मीरी भाषा नहीं आती थी। पर उनके चचेरे भाई ने पहले से ही कुछ इंतज़ाम करके रखा था। उनका एक दोस्त था जम्मू कश्मीर में, उसको कश्मीरी आती थी। उसको बिठाकर उसने अब इंडिया के बॉर्डर को पार करके अफगानिस्तान में जाकर एक ही तरह उन्होंने अपनी योजना वो उनको सफल दिख रही थी। अफगानिस्तान जाकर उन्होंने कहा कि मेरी योजना सफल है। उन्होंने अपने चचेरे भाई को फिर से भेज दिया, क्योंकि उनके चचेरे भाई को अफगानिस्तान से वापस भेज दिया, और वहाँ पर उनके एक दोस्त थे, उनके साथ वो चल पड़े। उनके साथ जाकर वो जर्मनी में जब हिटलर से मिले तो हिटलर भी उन्हें पता था कि हिटलर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाला। हिटलर ने काफ़ी चालाकी की उनके साथ। उन्होंने तीन अपने बहरूपियों को भेजा पहले, और फिर उन्होंने उनको पार करते हुए हिटलर के पास मिले। तो हिटलर ने कहा कि तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो, मैंने 3 बहरूपे भेजे और तीनों बहरूपियों में से आपने सही पता कर लिया कि वह हिटलर नहीं है, कैसे? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना बोला कि कभी भी कोई भी बड़ा आदमी पहले हाथ नहीं मिलाता, और इसी की तरह नेताजी ने अपनी बातें बोला। हिटलर को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह भारत की मदद करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह भारत की मदद करे, पर वह यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेज़ों को हराना चाहता था। और इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे भी मिलाकर जापान जाने की योजना की। जर्मनी से उनको पहले सबमरीन में बैठे जाने वाले इंसान भी कहा लगने लग गया, क्योंकि वो पहले आदमी थे भारतीय जो सबमरीन में बैठे थे। उन्होंने अपना नाम भी पूरा अलग कर लिया। उन्होंने अपना नाम सुभाष चंद्र बोस से हटाकर मास को रखा। मास को रखने के बाद वह जब सबमरीन से आ रहे थे तो उनको जर्मनी के एक तानाशाह यानी हिटलर ने कहा कि तुम जापान से भी मदद मांग सकते हो। उन्होंने कहा कि क्यों ना, मैं जापान से भी मदद मांगूंगा। और जापान से मदद मांगकर उन्होंने हमारे लक्षद्वीप और इन पे आइलैंड पर हमला किया और वो अपना बना लिया। और वो मिजोरम और मणिपुर जाकर उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज सेना बनाई, आज़ाद हिंद सेना बनाई। और उन्होंने अपना एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा आज तक चला आ रहा है। और उन्होंने यह नारा बनाया और मिजोरम और मणिपुर पर हमला किया। पर एक बात काफ़ी ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब मिजोरम और मणिपुर पे हमला करने जा रहे थे पर अंग्रेजों ने उनको फंसा दिया और उन्हीं के सैनिक मारे गए। अब सुभाष चंद्र बोस जी भागकर जापान में चले गए। जापान से वह रशिया जाना चाहते थे और यूएसएस यानी कि रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर था। और वह यूएसएसआर जाकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मदद मांगना चाहते थे। और वह जब जापान जा रहे थे तो वहाँ पर उनको एक महिला दिखी। वो महिला काफ़ी ही सुंदर और अपने सामान पर काफ़ी उन्हें घमंड था कि वह बहुत ही खूबसूरत है। उन्हें बहुत घमंड था। वह सुभाष चंद्र बोस जी से उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, मैं तुमको यहाँ पर लेने आई हूँ। मेरा नाम तेरांगो सुमाता है, ऐसे ही जापानीज नाम बताया उन्होंने। और महिला ने जब वह महिला प्राइम मिनिस्टर यानी जापान के प्राइम मिनिस्टर के पास गई तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम्हें यूएसएसआर की जगह मैं अपने 2 आदमियों को भेजता हूँ, 2 सैनिकों को भेजता हूँ तुम्हारे साथ, जो यूएसएसआर जाकर लड़ेंगे।
और जब वह एरोप्लेन से जा रहे थे तो उनका अचानक से एरोप्लेन क्रैश हो गया। और कुछ भारतीय लोग कहते हैं कि जापान की चाल थी सुभाष चंद्र बोस को मारने की, पर ऐसा नहीं है। जापान ने तो बल्कि मदद करी थी बहुत ही ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस की। और इसी तरह सुभाष चंद्र बोस की कहानी बढ़ती रही और वह बहुत ही उनके 3 जवान भी थे। उनके 3 जवानों में 3 सैनिक थे जो पकड़े गए अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े जाने से उनको फांसी की सज़ा सुनाने का वक्त दिया। पर उसी तरह 1945 को भारत को समझ में आया और उन्होंने शांति आंदोलन छोड़कर कई गुस्से वाले आंदोलन शुरू कर दिए। और उन्होंने इसी तरह 1947 15 अगस्त को हमारी आज़ादी हो गई। और इसी तरह हम भी आपको कहते हैं कि पुस्तकालय में से कुछ दीक्षांत माली ने जिस तरीके से किताब पढ़ने पर बुक रिव्यू दिया और बुक रिव्यू देते वक्त रुकने का नाम ही नहीं लिया। दीक्षांत बताया जा रहा है। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। Who is ready to next take challenge from Dikshant? कौन तैयार? क्या नाम है? अंशु कुमार वर्मा Which class? from class 6 Or anybody from girls? Nandani, you should read books and come forward. Spontaneous आप जितना 5 मिनट बोल पाओ अपनी भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, लेकिन come forward and tell them what the books you read. So very good. Once again, big round of applause for Diksha. आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक